7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात मदरसा निज़ाम तालीम की। गुज़श्ता साल खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए बहुत बेहतर नहीं रहा। मुल्क में कई ऐसे मामले रहे जिसने सियासत को गरमाए रखा। लोग सड़कों पर निकले और एहतजाज का एक लंबा दौर चला। इसके बाद कोरोना ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। हिंदुस्तान में भी हर शोबा इससे मुतासर रहा। नोटबंदी की वजह से पहले से ही सुस्त रफ्तार मईशत पर और ब्रेक लग गया। तालीमी इदारे भी बंद रहे, इनमें मदरसे भी शामिल हैं। नौकरी का ज़िया या आमदनी के कम होने के दरमियान अब मसला आ गया है मदरसों को मिलने वाले सरकारी इमदाद का। आसाम हुकूमत के हालिया फैसले के बाद कई और रियासतें भी इस राह पर चलने को तैयार दिख रही हैं। सवाल यह भी है कि क्या मदरसों को मिलने वाली सरकारी ग्रांट जरूरी है या नहीं।
दरअसल रियासत असम में सरकारी इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को खत्म करने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में भी इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के वजूद पर सवालिया निशान लग गया। यूपी में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की कुल तादाद 558 है। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में इस वक्त 9,514 असातिज़ा अपने तदरीसी फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा यूपी मदरसा बोर्ड से तस्लीम शुदा दीनी मदारिस की कुल तादाद 19,213 है। तस्लीम शुदा दीनी मदारिस रियासत के दूर दराज के इलाकों में फैले हुए हैं, जहां गरीब बच्चों की तालीम का सिर्फ यही एक अहम जरिया है। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड पहले अरबी फारसी बोर्ड के नाम से जाना जाता था। अरबी फारसी बोर्ड का क़याम 1 सदी पहले अमल में आया था। यूपी तालीमी बोर्ड की तरह ही अरबी फारसी बोर्ड भी रियासत का एक खुद मुख्तार तालीमी बोर्ड था। अरबी फारसी बोर्ड के असनाद के मयार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि यहां से फारिग होने वाले गैर मुस्लिम अफराद भी अपने नाम के आगे मुंशी और मौलवी बड़े फख्र से लगाया करते थे। इनमें मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद और हिंदी के मारूफ अदीब मौलवी महेश प्रसाद का नाम शामिल है। जरा अंदाजा कीजिए। लेकिन 1996 में अरबी फारसी बोर्ड को महकमे तालीम से अलग करके इसे महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद के मातहत कर दिया गया। इस तरह अरबी फारसी बोर्ड की अहमियत खुद ब खुद कम हो गई। दिसंबर 2008 में रियासती हुकूमत ने अरबी फारसी बोर्ड का नाम बदलकर यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड कर दिया और इसका सदर मकाम इलाहाबाद से लखनऊ मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों असम में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को जिस तरह से खत्म किया गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश के दीनी मदारिस के वजूद को लेकर लोगों में शक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का ख्याल है कि अगर असम का फार्मूला उत्तर प्रदेश में भी आजमाया गया तो 1 सदी पुराने मदरसा बोर्ड का खात्मा हो जाएगा। दीनी मदारिस को इस बात का भी खदशा है कि अगर योगी हुकूमत ने इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को खत्म करने का कोई फैसला किया तो मदरसा बोर्ड के इम्तहानात में बैठने वाले 1 लाख से जायद तलबा और तालिबात मदरसे के तालीम से भी महरूम हो जाएंगे। क्या कहना है इस हालात पर, माहिरीन का बयान सुनते हैं। हिंदुस्तान में हर मजहब को, हर कौम को, हर मसलक को अपने एतबार से तालीम हासिल करने और अपने बच्चों की तरबियत का पूरा हक़ हमेशा से रहा है। जिसको आज हम अरबिक एंड पर्शियन बोर्ड कहते हैं, ये 100 साल पुराना बोर्ड है और यहाँ पर पहले इसका नाम अरबी फ़ारसी बोर्ड था। उसमें आप अगर सियासी दुनिया में जाके देखें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सर फहरिस्त आएगा। ख़ुद APJ अब्दुल कलाम की भी अगर आप बेसिक एजुकेशन देखें तो वो भी मदरसे से है। अगर अरबिक पर्शियन बोर्ड के अलावा संस्कृत बोर्ड भी मुतासिर किया जा रहा है तो हम उसके भी खिलाफ हैं, हम उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। कि असम में जो किया गया है क्या वो मुल्क के मफाद में है? ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ हर इंसान को अपने मज़हब के एतबार से जीने का और ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। अब अगर कोई साहब ये सोचें कि एड बंद हो जाएगी, इमदाद बंद हो जाएगी तो मदरसे बंद हो जाएंगे, हाँ हो सकता है, आपके अख्तियार में है, आप कर सकते हैं, लेकिन तालीमी सिलसिला बंद नहीं होगा। अगर आपने हमको इस तरह से पाबंद बना रखा है तो ठीक है, हम कल इंशाअल्लाह अपने एतबार से और अपने अखराजात पर जो है वो मदरसे चलाएंगे। तो सुना आपने कि तशवीश किस बात को लेकर है और क्या कुछ बातें हो रही हैं कि अगर इमदाद बंद हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो ये आपका इख्तियार है, लेकिन हम अपने अखराजात से चलाएंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान में लगातार एक के बाद एक बड़े मसले आते रहे, नोटबंदी आई, कोरोना आया, मईशत की रफ्तार सुस्त हुई, GDP जो है वो काफ़ी नीचे चलेगी, ऐसे में जहां एक तरफ बात मदद की होनी चाहिए, जहां हाथ बढ़ाने का मामला होना चाहिए, ऐसे में अगर ऐसे शक व शुबात सामने आ रहे हैं कि क्या इमदाद जो सरकारी मिला करती है वो बंद हो जाएगी, तो ये एक खुद में बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें हमारे साथ हैं कमर अली जो उत्तर प्रदेश BJP के तर्जुमान हैं और मौलाना सुफियान निज़ामी हैं, तर्जुमान हैं दारुल उलूम फरंग महल लखनऊ के, और कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के लीडर, बल्कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आमिर साबरी साहब भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले मैं मौलाना सुफियान निज़ामी साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है तो आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए मेरा पहला सवाल यही होगा कि क्या उत्तर प्रदेश के जो मदारिस ऐसे मदारिस हैं जिन्हें सरकारी इमदाद मिलती है, क्या इस खबर से या इस खदशे से मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं उनमें एक बेचैनी है कि आया कहीं ये इमदाद खत्म तो ना हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने
अपने चैनल के जरिए से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। देखिए, आपको इस बात का इल्म है कि हिंदुस्तान के अंदर दो तरीके के मदारिस फॉर्म में हैं और दो तरीके के मदरसे चलते हैं। एक मदरसे तो वो होते हैं जो एड की बुनियाद पर चलते हैं, सरकार की मदद और ताउन की बुनियाद पर चलते हैं, और एक मदरसे वो हैं कि जो अवामी चंदे की बुनियाद पर चलते हैं। तो जो बुनियादी मकसद हमारे बुजुर्गों का रहा है मदारिस की निज़ाम और मदारिस के फॉर्म करने का, वो ये था कि वहां पर इस्लामिक फंडामेंटल्स की और इस्लामिक तालीमात, जो बुनियादी तालीमात हैं इस्लाम की, वो वहां पर दी जाएं, और जो बच्चा, जो तालिब इल्म, जो मुसलमान वहां पर दाखिला ले, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देकर उसको सच्चा और पक्का मुसलमान बनाने की कोशिश की जाए। जी। यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े मदारिस हैं, चाहे वो दारुल देवबंद हो, दारुल नदवतुल उलमा हो, या आजमगढ़ में जो मदरसा है, या पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी बड़े मदरसे मज़ाहिरुल उलूम हो, उनका जो बुनियादी मकसद है, उन बुनियादी मकासद पर वो अभी तक के इसी नहज पर काम करते चले आ रहे हैं, और अल्लाह के फजल करम से किसी तरीके की कोई दिक्कत और दुश्वारी का सामना अभी तक नहीं करना पड़ा जी। आपने जो सवाल किया है वो उन मदारिस के सिलसिले में है जो मदारिस सरकार के ताउन से, सरकार के एड से चलते हैं, और जिनकी स्कीमें, जिनका निसाब कहीं ना कहीं सरकारी हुक्म के मुताबिक और सरकारी मंशा के एतबार से चलता है। इन मदारिस के सिलसिले में हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले ये बात कह रखी है कि ये मदारिस जो सरकार के एड से चलते हैं, उनको कतई तौर पर सरकार की एड नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि जब सरकारी एड उन मदारिस में ली जाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार की जो पाबंदियां हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, या सरकार की जो भी पॉलिसीज आती हैं, उसको लामुहाला आपको उसका इम्प्लीमेंट अपने मदारिस में करना जरूरी पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जो मदरसे ऑलरेडी अवामी चंदे पर चल रहे हैं, जिन मदरसों का बुनियादी मकसद तो ये था कि वो काल रसूल और काल अल्लाह और काल रसूल की बात करें, वो अल्लाह के फजलो करम से अपने मकसद में भी कामयाब है, और चूंकि फाइनेंशियली तौर पर उनको सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उन मदारिस पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो सरकारी इस पर ऐसे मदारिस जो आपने जिन चंद बड़े मदारिस का नाम लिया, ऐसे मदारिस के लोग तो खुलकर इस पर ये नहीं कहते कि इस पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन जो छोटे मदारिस हैं, दूर दराज के मदारिस हैं, उनके जिम्मेदारान का ये कहना है कि अगर ये हमारी चुनी हुई सरकार है, एक डेमोक्रेसी है, यहां पर अगर हमें सरकारी मदद मिलती है तो ये इसका वेलकम हम करते हैं। बड़े मदारिस को भले इससे फर्क ना पड़े, उनका नाम इतना बड़ा है कि उनके चंदे की रकम जो है फोन पर भी मिल जाया करती है कई बार, लेकिन छोटे मदारिस के सामने एक सवाल खड़ा होता है सस्टेन करने का। नहीं, जी बिल्कुल आपने मुनासिब बात कही है। देखिए, इसमें दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। एक चीज तो यह है कि जो उत्तर प्रदेश में जब हमारे वजीर आला जनाब योगी आदित्यनाथ साहब की जब हुकूमत आई है और जब वो वजीर आला बने हैं, तो इस यूपी के अंदर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो एक ऑनलाइन मदरसों की तमाम तालीमी जो निसाब है या तमाम जो मालूमात हैं, उसको अपलोड करने की, उसको ऑडिट करने की बात कही गई, और वो अक्सर व बेशतर मदारिस ने कराई। इसमें एक मदरसे तो वो थे कि जो वाकई सरकार की एड भी लेते थे, और जमीन पर कहीं ना कहीं वो उस तालीम को उतारने की भी कोशिश करते थे। लेकिन ये भी देखने में आया कि कुछ मदरसे ऐसे भी थे जिनका कोई वजूद नहीं था, वो सिर्फ कागज पे थे, डॉक्यूमेंट्स पे थे, लेकिन ये कुछ की सजा तमाम मदरसों को दे दी जाए, ये मुनासिब है क्या? अगर कुछ खराब लोग होते हैं माशरे में, समाज में, तो उन कुछ खराब लोगों की वजह कर पूरे माशरे को सजा दी जाए क्या? नहीं, ये बात बिल्कुल कतई तौर पर अगर इस पॉलिसी के तहत ये काम किया जा रहा है, तो मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, बात बीच में रह गई थी मेरी। देखिए, इसमें जो सरकार की जो मंशा थी, जो कमर अली साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, वजीर आजम साहब ने 2014 में एक नारा दिया था। मैंने इससे पहले भी आपके सामने और आपके चैनल पर इस बात को जिक्र किया है कि एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में लैपटॉप होगा, और एक मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम को पूरे हिंदुस्तान में यह कहकर पेश किया गया था कि इससे अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटीज के
और खास तौर पर मुसलमानों के तालीमी स्टेटस में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। जी बिल्कुल। सुफियान निजामी साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल यहां पर छोटा सा ये होगा आपके सामने, अभी हम लोग काफी देर तक गुफ्तगू करेंगे, बाकी मेहमानों के पास भी जाएंगे, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब फिलहाल आप ये दे दीजिए कि आसाम हुकूमत ने जो किया, क्या आप उससे खुश हैं? आपको लगता है कि आसाम में मदरसों के को लेकर जो फैसला लिया गया वो सही है? देखिए, आसाम में जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल कतई तौर पर मुनासिब फैसला नहीं है। इससे पहले भी हमने इसकी मुखालिफत की है कि उन्होंने जो 614 या 114 कुछ ऐसी तादाद है उस मदरसों की जिनको बंद कर रहे हैं, बिल्कुल कतई तौर पर यह कहकर कि साहब वो माइनॉरिटीज के तालीमी स्टेटस को हम बेहतर करेंगे, तो ये देखिए बहानेबाजी है। अगर वाकई में आपकी नियत है तो मदरसों को मॉडर्नाइज करिए, मदरसों के तालीमी निसाब को बेहतर करने की कोशिश करिए। ये ना हो कि साहब आप मदरसों को ही बंद कर दीजिए। तो अगर मदरसों को सीधे टारगेट किया जाए और मदरसों को ही बंद किया जाए तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पर सवाल उठाया मंशा पे सवाल उठता है। आमिर साबरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, कई बार ऐसे मौजूआत पे लिखते रहे हैं, कहते रहे। आमिर साबरी साहब, सवाल एक सीधा सा है, एक ऐसे दौर में जहां पर हर तरफ से यही बात उठती है कि तालीम के बगैर जिंदगी अधूरी है, ऐसे में तालीमी इदारे हैं, उन्हें अगर एड बंद करने की बात आती है, जैसा कि आसाम में हुआ, ऐसी बात का खदशा यूपी या दीगर मज़ाहिब के दीगर रियासतों के बारे में बातें सामने आ रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका अपना इसमें आपकी राय क्या है, किस तरह का फीडबैक आप मदारिस के जिम्मेदारों से आप ले पा रहे हैं? देखिए विशाल साहब, एक बात तो मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी कही कि इनकी नीयत का पता चलेगा। पता तो शुरू से 2017 से जब से ये सरकार में आए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जब से इन्होंने एक ही टारगेट बना रखा है। एक तो ये बड़ी जल्दी में है कि प्रधानमंत्री की दौड़ में, कि जल्दी से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए हर वो काम जो एंटी मुस्लिम हो ये बहुत जो कर रहे हैं उससे 20 गुना ज्यादा उछाल रहे हैं। यही नहीं, आप मदरसों की बात कर रहे हैं तो 10,000 उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम मदरसे हैं और 10,000 में ये गिरान कितने मदरसों को दे रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। मात्र 500 या 550 मदरसों को इमदाद दे रहे हैं, गिरान दे रहे हैं। 10,000 को तो दे नहीं रहे। अब 550 मदरसों को गिरान देने का मतलब यह है कि सारे मदरसे नहीं बंद करा सकते, और मदरसों में इंसानियत सिखाई जाती है जो योगी आदित्यनाथ को कतई पसंद नहीं है। और सवाल अगर गिरान बंद करने का है और सरकार को बजट बढ़ाने का है, तो मैं समझता हूं हजारों की तादाद में प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जहां विशाल साहब पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ कागजों पर स्कूल हैं और लोग चल रहे हैं और गिरान ले रहे हैं और लाखों की तादाद में इसमें सैलरी, करोड़ों की तादाद में लोग सैलरी ले रहे हैं। बड़ा सवाल विशाल साहब ये है, सवाल मदरसे बंद गिरान देने ना देने का नहीं है, बड़ा सवाल इनकी नियत का है कि इनकी नियत साफ नहीं है। इन्होंने शुरू से लेकर के हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करी और इस हद तक ये जा रहे हैं कि तेज दौड़ रहे हैं। अभी आपको मैं कल की घटना बता दूं कि जिसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, युवा वाहिनी के, उसके लोगों ने ताजमहल के ऊपर झंडा फहरा दिया और इससे पूर्व भी कई हरकतें कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे आना चाहते हैं और इसीलिए आपका बिल्कुल एक मुख्तलिफ नजरिया है और मुझे लगता है कि जो ये बात कह पा रहे हैं, मैं कमर साहब से इस पर रिएक्शन लूंगा। कमर अली साहब, क्या ये बात सही है? मदारिस की तादाद जिनको सरकारी मदद मिल पा रही है बहुत कम है, 558 उनका नंबर आता है, जबकि मदारिस तकरीबन 10,000 के आसपास हैं। मदरसों को मॉडर्न बनाने की सिर्फ बातें होती रही, ना टीचर्स आ पाए वैसे, ना वैसी किताबें आ पाई, ना सिलेबस मुहैया हो पाया, और अब इम्तिहान का वक्त भी गुजरता चला जाता है, कई बार ऐसे मामले आते हैं। तो क्या मंशा या नियत पर जो सवाल उठा रहे हैं, अभी आमिर साहब ने कहा, क्या जवाब है आपका इस पर? देखिए, हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है और सुधार की हर समय जरूरत होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल एक हाथ में कुरान शरीफ हो, बिल्कुल कहा, एक हाथ में कंप्यूटर हो, उसी पे काम कर रहे हैं। हम जब सबसे पहले बजट लाए हैं, सबसे पहले बजट में हमने जो आपको किया है मदरसों के लिए, योगी सरकार जी ये जो हमारे मनता परा मदरसे हैं जी, इनके दोनों के लिए 400 का प्रावधान किया था। दोनों के लिए मैं आपको बता दूं, दोनों के लिए प्रावधान में जो किया है 400 किया। और उसके बाद आपको याद है, चलो समाजवादी सरकार जो था मदरसों शिक्षकों की जो था, क्या कहते हैं, आपकी जो तालीम देते हैं, उनका बकाया जो शिक्षक कहते हैं, जिसे हमारे उस्ताद कहा जाता
माजरत के साथ आपकी आवाज हमें सही से नहीं मिल पा रही है कमर साहब, हम कोशिश करेंगे कि आवाज आपकी बेहतर हो जाए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रही है। बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव भी हैं। मनोज यादव साहब, समाजवादी पार्टी से आप हैं, गुज़िश्ता में आपकी हुकूमतें रही हैं, क्या इसी तरह की आपकी हुकूमतों में हुआ करता था? क्या मंशा हुकूमत की ये हुआ करती थी कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, जैसा आबिद साबरी साहब कह रहे हैं? क्या आप नहीं मानते कि देही इलाकों में, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर मदरसा एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी कर रहा है, लोगों को शिक्षित कर रहा है, जो गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मदरसों पर डिबेट्स की। जी। नहीं तो आज का हालात बीजेपी ने ऐसे बना रखे हैं कि वो सिर्फ एक टारगेट दिखता है जो मुस्लिमों ही टारगेट दिखते हैं। चाहे कोरोना की बात हो, चाहे अभी साहब ने बताया था कि ताजमहल पे वो हिंदू वाहिनी के लोगों ने झंडा फहरा दिया। तो ये मदरसे जो हैं, ये जो बच्चे पढ़ते हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता है जी। वो जो तालीम मिलती है भविष्य के लिए मिलती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए मिलती है, और देश हमारा सभी धर्मों को, सभी जातियों को मिला के बनता है। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, जिस दिन से सत्ता में आई है, उस टाइम पे 2632 मदरसों की मान्यता इन्होंने खत्म की थी। सरकारी जो चीजें सहायता मिल रही है वो भी खत्म करना चाह रही है जी। पहले 1900 मदरसे थे, अब अभी उसमें से 16,000 कुछ 19,000 मदरसों में से 16,000 कुछ मदरसे बचे हुए हैं। आगे भी मदरसों की मान्यता सरकार खत्म कर रही है, इनको एड मिल रहा है वो खत्म कर रही है। तो इससे सरकार की मंशा जाहिर होती है। अभी एक सज्जन ने कहा था कि योगी जी जल्दी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये उसी दिशा में सोच रहे हैं कि सिर्फ एक ही मुद्दा लेके आज यूपी की स्थिति को देखें तो यूपी में ना तो रोजगार मिल रहा है किसी को, न जो मदरसों में सरकारी मदद जा रही थी वो नहीं जा रही है, बच्चों को ठंड में जो स्वेटर सारी चीजें दी जाती थी टाइम से वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो केवल सरकार जो राजनीति कर रही है, या तो मंदिर की कर रही है हिंदू के नाम पे, और बाकी कुछ नहीं मिलता इनको, तो कहते हैं कि मुस्लिमों के ऊपर डाल दिया जाता है। तो मदरसों को हाईटेक करने की इन्होंने बात की कि सभी जगह कैमरा लगवाए जाएंगे, इनको जोड़ा जाएगा, तो सभी जगह किया जाए ना। एक पक्ष में आपके मन में भावना है कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती और कुछ होता है, ये सरकार हमेशा शक के घेरे में रहती है। तो वो तो शुरू से इनकी मंशा खराब रही है। तो और ये केवल इनको करना कुछ भी नहीं, ना जनता के लिए। आप लॉकडाउन में देख लें, पूरे लॉकडाउन में जब कोरोना काल आया कुछ भी नहीं किया गया। अभी वैक्सीन का भी जो मसला आया था उसमें भी जल्दबाजी करके लागू कर दी गई, उसकी कॉस्टिंग बहुत कम आ रही है, सरकार उसको बहुत ज्यादा बता रही है, फ्री देनी चाहिए सरकार को। तो आज सरकार की मंशा शुरू से ठीक नहीं है, और ये खासकर जनता समझ रही है, और इनको आने वाले 22 में इनको जवाब देगी। ठीक है, तो मंशा पर ले लेकर सवाल उठ रहे हैं। कमर अली साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? कमर अली साहब को आवाज नहीं मिल पा रही है। मौलाना सुफियान निजामी साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जैसे अभी बातचीत में ये आदाद-ओ-शुमार सामने आए, 20,000, कभी 19,000, कभी 16,000, मेरा ये कहना है कि आपने कुछ मदरसों के नाम गिनाए, चंद मदरसे हैं वैसे उतने बड़े पैमाने पर जो चल रहे हैं, 10, 20, 50, 100 भी मान लेते हैं, 200 भी मान लेते हैं, लेकिन जहां पर हजारों मदरसों की बात आ रही है, अगर ये इमदाद मिलना बंद ना हो बल्कि इमदाद के दायरे में और ज्यादा मदरसे आते चले जाएं, और उस फिलॉसफी पर भी अमल हो जो वजीर आजम ने कहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, क्या यह मुमकिन नहीं है? क्या इसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये आप इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस वक्त की जो पॉलिसीज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा रही हैं, वो पॉलिसीज ही इसी बुनियाद पर बनाई जा रही हैं कि किस तरीके से माइनॉरिटीज, और उसमें सबसे सरे फहरिस्त जो मुसलमान है, जो मुसलमान नाम का एक लफ्ज है, उसको किस पैमाने पर और किस पॉलिसी की बुनियाद पर टारगेट किया जाए, ताकि जो ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन की जो पॉलिसी है वो मैदान में आ सके। आपने देखा कि आप आसाम की अगर बात करें तो जाहिर है कि जो सेंट्रलाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो दिल्ली से गवर्न होता है। वहीं से आप चाहे वो हमारे वजीर आजम की बात करें, चाहे गृह मंत्री की बात करें, या और 2-4 हजरात के नाम लें, तो जो पॉलिसीज बनती हैं वो पॉलिसीज तो एक ही जगह से बनती हैं। आप
स्टेट का नाम बदल सकते हैं, यूपी में कुछ और होगा, मध्य प्रदेश में कुछ और होगा। अभी आपने देखा कि साहब मध्य प्रदेश के अंदर किस तरह एक राम मंदिर जुलूस के दौरान किस तरह से मस्जिदों को निशाना बनाया गया, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया गया। तो ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि बीजेपी के आला जो ओहदे पर लोग बैठे हैं, भले वो अपनी जबान से इस बात का इकरार ना करें कि आप पॉलिसीज मुसलमानों के खिलाफ बनाते हैं, लेकिन जो लोग मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं, उनके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान के जो आला ओहदे पर लोग बैठे हैं वो उस तरीके का कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। कोई रिएक्शन मैं जरा सा नाज़रीन को और आपको तमाम लोगों की जानकारी भी दे दूं, क्योंकि बात मध्य प्रदेश की निकली है कि रियासत मध्य प्रदेश में कुल रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 5064 है और इनमें से 1500 ऐसे मदारिस हैं जिन्हें सरकारी ग्रांट हासिल होती है। सुनने में अच्छा लग रहा है कि कुल जो रजिस्टर्ड तादाद है मदरसों की वो 5064 है, जिनमें से 1500 को यानी 1500 मदरसों को ग्रांट हासिल होती है। लेकिन अब आगे सुनिए, आपने बात पॉलिसी की, लेकिन इन मदरसों को पिछले 4.5 वर्षों से ग्रांट नहीं मिली है। ये बात जो आप कह रहे हैं, मेरा सवाल इसी को लेकर है कि क्या ये मध्य प्रदेश या ये उत्तर प्रदेश या ये असम, जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं पॉलिसी को लेकर, बड़ा अच्छा आपने यहां पर एक इशारा दिया है। मुझे लगता है कि मनोज यादव जी से इसका जवाब लेना चाहिए। क्या मनोज यादव जी ये तमाम चीजों के पीछे पॉलिसी मैटर कर रही है और इसमें सीधे तौर पर सियासत है? अगर यह सियासत है और आप अपोजिशन में हैं तो आपके पास इसकी काट क्या है? जी मनोज साहब, आना बंद हो गई। हेलो मनोज साहब, आपको मेरी आवाज में पा रही है? हाँ जी, ये इसके पीछे सिर्फ भारतीय जी 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 बोलिए। आ रही जी 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 आप अपना सवाल बताइए, आवाज नहीं आ रही थी। सवाल ये था, जिस तरफ आपने इशारा किया कि इन्हें हर चीज में ऐसी चीजें, ऐसी नीतियां बनानी है जहां से ध्रुवीकरण हो सके, उसी बात को सुफियान निजामी साहब भी कह रहे हैं। उसी चीज का हम यहां देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी ग्रांट मिलने वाली, जो सरकारी ग्रांट मिलने वाले जो मदरसे हैं वो 1500 हैं, लेकिन 4.5 सालों से उन्हें ग्रांट नहीं मिली है। इसमें कांग्रेस का भी दौर गुजर गया, कमलनाथ का दौर गुजर गया। मेरा सवाल आपसे यही कि अगर ये पॉलिसी है और यही एक सियासत है तो इसकी काट क्या है अपोजिशन के पास? यूपी में आप अपोजिशन में हैं। माननीय हमारे अखिलेश यादव जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा जो सरकारी प्राइमरी स्कूल हो या मदरसे हो, सबके लिए शिक्षा की समान जो उन्होंने काफी सुधार करने की कोशिश की। दोनों में एक नया मॉडल भी स्थापित किया। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप शुरू से ही देखें कि सियासत के अलावा कुछ नहीं कर रही है। नहीं, मेरा सवाल है कि काट क्या है, आप जवाब कैसे देंगे? आप क्या ग्राम तैयार करेंगे? बहुत कम समय मेरे पास है जी, प्लीज। कि यूपी की जनता यूपी की जनता पूरा समझ रही है। 2022 में समाजवादी सरकार आएगी और सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, चाहे मदरसा हो चाहे सरकारी स्कूल हो, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए देश की, प्रदेश की जनता को समान चश्मे से हमारी समाजवादी पार्टी देखती है और इसी का नाम समाजवादी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की हमेशा कैद रहती है। सुफियान निजामी साहब, आबिद साहब, अब तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका शुक्रिया। मुझे दी इजाजत, आदाब। और भी है रास्ते जीवन साथी पाने के। जीवनसाथी.com पे लॉग ऑन करिए और पाइए अपना मनपसंद जीवन साथी। जीवनसाथी.com। न बदला है। आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए।
और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर हेडलाइंस। बीजेपी कारपोरेटर्स का प्रगति भवन पर एहतजाज, वजीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी, जीएचएमसी इंतखाबात पर गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 253 नए मामले दर्ज, पिछले 24 घंटों के दौरान 3 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 61 नए मामले सामने आए। हाईटेक फाउंडेशन की जानिब से गरीब बच्चों के लिए चलाए जा रहे सुनिधि होम्स को बेड्स और शॉल का दिया गया दिया। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने हाईटेक फाउंडेशन की सताइश की। ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात पर गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी कारपोरेटर्स ने एहतजाज किया। एहतजाजी बीजेपी कारपोरेटर्स ने वजीर आला की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन पर धरना दिया। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने तमाम एहतजाजियों को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी बीजेपी कारपोरेटर्स का कहना है कि इंतखाबात हुए 1 माह से ज़ायद का वक्त गुजर